क्या सच बोलना इतना गुनाह है? वो जब मेरे पास आए तो उनका मूड बहुत ख़राब था। वो वय में मुझसे काफ़ी छोटे हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। एक एमएनसीज़ में काम करते हैं। आज बॉस से उनकी थोड़ी तू मैं हो गई। मुद्दा ये था कि एक मीटिंग में बॉस कुछ फैक्ट्स रख रहे थे और महोदय को लगा कि वो सही नहीं है। उन्होंने बॉस को करेक्ट कर दिया। अब क्या? अब ये बात बॉस को बहुत नागवार गुजरी है। मैंने कहा यूँ तो बुरा तो नहीं होता, सच तो सच है, सच कहना हम जानते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन ये बात कि उसे कहाँ कहना है, कैसे कहना है, किसके सामने कहना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ये सब फजूल की बात है और मेरे लिए तो बस सीधी बात, नो बकवास, यही वाला मैटर रहता है। मैं लाग लपेट नहीं कर पाता। जो दिल में आया वो कह दिया, जो सच लगा वो सुना दिया। क्या वो अपनी गलतियों को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे? क्या हम हर जगह हर तरीके से सच बोलते ही रहते हैं? क्या हमें देश, काल और पात्र का ध्यान नहीं रखना चाहिए? लेकिन क्या समाज ये उम्मीद करता है कि हमें सत्य को ऐसे ही कहना चाहिए? मान लीजिए किसी सर्वाधिकारी के सामने आप खड़े हैं और आपको कोई ऐसा सत्य कहना है जो उसे प्रिय नहीं है। आप हिटलर के सामने हैं, आप मुसोलिनी के सामने हैं, आप फ्रैंको के सामने हैं, आप माओ के सामने हैं, आप स्टालिन के सामने हैं, तो कैसे कहेंगे? अब स्टालिन के सामने जो अप्रिय सत्य कहता था उसके बारे में तो पता ही है आपको, जो हिटलर के बारे में कहता था तो पता ही है। या तो भाई वो साइबेरिया हो या कहीं जेल में हो, और या फिर ऊपर ही चले गए। बहुत सारे लोगों की यात्राएं ऊपर की तरफ हो गई। तो कैसे कहें? एक बार की बात है कि निकिता क्रुश्चेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। निकिता क्रुश्चेव जो स्टालिन के बाद रूस के सर्वे सर्वा, मतलब यूएसएसआर के सर्वे सर्वा हुए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्टालिन की आलोचना कर रहे थे। ये तो तय है कि स्टालिन के ज़माने में लाखों लोगों की हत्याएं हुई थी और कई लाख लोग तो साइबेरिया भेजे गए थे। जो उनसे असहमत होता था या तो ऊपर का रास्ता लेता था या फिर साइबेरिया भेजा जाता था। ऐसे में उनके सामने कुछ कहना बहुत आसान नहीं था। तो जब क्रुश्चेव के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टालिन की खूब आलोचना की। ऐसे में किसी एक शख्स ने, जो पत्रकारों के बीच में बैठे थे, उन्होंने एक नोट लिख के क्रुश्चेव के पास पहुंचवा दिया। नोट में लिखा था कि आज जो इतनी बातें आप स्टालिन के खिलाफ कह रहे हैं, आप भी तो उस ज़माने में स्टालिन के साथी थे, तभी तो आज आप इस पोजीशन में हैं कि स्टालिन के बाद आप सर्वे सर्वा हैं। तो तब आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता, आपकी ताकत कहाँ चली गई थी? उस समय आपने स्टालिन के सामने क्यों नहीं कहा जो आज आप कह रहे हैं? क्रुश्चेव ने 1 मिनट तक उसे देखा, उसके बाद जोर से चीखे, किसने लिखा है ये? किसको जानना है? कौन है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई भी आदमी हरकत में नहीं था। 30 सेकंड तक क्रुश्चेव सबको निहारते रहे और फिर उन्होंने हंसकर कहा, अब पता चला मैं स्टालिन के सामने क्यों नहीं बोलता था। नेचुरली अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं और आपको अपनी जान प्यारी है तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार वैसा ही होगा शायद जैसा क्रुश्चेव का। नहीं तो क्रांति करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए और महान काम करने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। वॉल्टेयर ने एक बार कहा कि अगर आप शासक के विपरीत विचारधारा के व्यक्ति हैं, यानी आपके विचार शासक से मिलते नहीं हैं, तो आप खतरे में हैं। खैर वो ज़माना तो राजाओं का था, लेकिन आज के ज़माने में भी, जबकि लोकतंत्र का ज़माना है, ये ठीक है कि प्रेस आलोचना करता है, कोर्ट्स आलोचना करती हैं, विपक्ष आलोचना करता है, लेकिन ऐसे में भी आप जिस पार्टी में हैं,
आप उसके प्रमुख की आलोचना करें तो मुश्किल होगी। आप सत्ताधारी की आलोचना कर सकते हैं, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के प्रमुख की या विपक्ष के नेता की आप अगर अपनी पार्टी में आलोचना करें तो फिर मुश्किल आएगी। ऐसे में आप अपने ऑफिस में भी जो आपका बॉस है, उस बेचारे की डिमांड ही क्या है? वो तो ये चाहता है कि उसे बॉस बना रहने दिया जाए। उसका एक छोटा सा ईगो है, वो सेटिस्फाई होता रहे। उसके सामने आपने ऐसी बात कह दी, आप पीछे भी कह सकते थे, आप उसके कान में जाके कह सकते थे कि ऐसा लगता है कि ये फैक्ट सही नहीं है, या इसके बदले में आप चिट में दे सकते थे कि फैक्ट ये है, वो अपने को सुधार सकता था। लेकिन नहीं, हमारा तो भी कुछ ईगो, हमें मौका मिला बॉस को बताने के लिए कि देखिए आप गलत कह रहे हैं। हम सब लोग ऐसे दौर से तो गुजरे ही हैं, और निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से ये हरकतें करते हुए हम सब लोग को शायद समझ में आता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चीन में देखिए, जैक मा ने कुछ कह दिया सत्ताधारियों के बारे में कि भाई वहाँ तो बैंक में कैसे कैसे लोग बैठे हैं, अब उनकी हालत देख लीजिए। ऐसे किसी भी देश में जहाँ डिक्टेटरशिप है या एक पार्टी की सरकार है, वहाँ तो भाई ये मुश्किल है। लेकिन जहाँ हम एक सामान्य परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि कहीं ऐसी जगह है तो आप कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन सामान्य परिस्थिति में अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, अपने बॉस के साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं। सत्य कई बार जब कहना होता है तो हमारे समाज में भी परंपराएं बनी हुई हैं कि कैसे कहें उसको कि किसी को बहुत चोट न लगे। एक व्यक्ति अब दुनिया में नहीं रहा, डॉक्टर बाहर निकलता है तो कहता है आई एम सॉरी। वो ये नहीं कहता कि वो नहीं है, नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। वो ये बताने की कोशिश करता है कि मैं दुखी हूँ, और आप इसी बात से समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ गलत हो गया है। तो जाने अनजाने हमारे समाज में, हमारे जीवन में ये परंपराएं तो हैं, पर हाँ, जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है और हमें जागरूक रूप से इसके बारे में कहना होता है तो क्या करें। भारतीय लोक कथाओं में एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा था जिसे अपना हाथी बहुत प्रिय था। हाथी ने उसका बहुत साथ दिया था, कई युद्धों में हाथी ने उन्हें बचाया था, और हाथी अब वृद्ध हो चला था। राजा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यह हाथी अगर नहीं रहा तो मुझे कैसा लगेगा, मैं इसकी मृत्यु को कैसे देख सकता हूँ। उसने मंत्री को कहा कि मैं इसकी मृत्यु देख नहीं सकता, कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये घटना मेरे सामने न घटे। मंत्री लोग तो उस्ताद होते हैं मंत्रणा करने में। उन्होंने फार्मूला खोज निकाला। तो हुआ यूं कि उन्होंने एक ऐसे गांव के लोगों को चुना जो उनसे मेल नहीं खाते थे। उन्होंने कहा कि भाई इस फार्मूले से तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, इन्हीं लोगों को हाथी भिजवा देते हैं, हाथी को मरना हम मरेगी, और जब ये आके बताएंगे तो राजा के क्रोध के शिकार हो जाएंगे। तो उसने ये फार्मूला निकाला। राजा ने उस गांव के मुखिया को बुलाया और कहा कि देखो भाई, ये हाथी बहुत प्रिय है मुझे, इसको ले जाओ, इसकी देखभाल करो। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आकर कहा कि हाथी मर गया है तो मैं उसका सर कलम करा दूंगा। बेचारे गांव वाले क्या करते, राजा आ गया, अब लोकतंत्र तो था नहीं, न सुप्रीम कोर्ट था कि कोई चला जाता। गए लेकर हाथी को बहुत प्यार से, बहुत देखभाल से उसकी सेवा करते रहे, लेकिन जो होना था वो हुआ और हाथी एक दिन गुजर गया। अब सवाल ये कि राजा के सामने जाकर कौन कहे कि हाथी मर गया, भाई ये मुश्किल। पंचायत बैठी कि भाई कौन जाएगा, कौन अपनी जान देने को तैयार है। कोई तैयार नहीं था। उसमें एक लड़का था यंग सा, जो गांव वालों को पसंद नहीं था, कुछ अपने धुन में रहता था, कुछ बदमाशियां करता था, जैसा यंग लोग कर ही गुजरते हैं, करते ही रहते हैं। कहते हैं जवानी काफिर होती तो कुछ न कुछ तो किया ही होगा। गाँव वालों ने कहा कि इसी को भेजा जाए, यही जाए, एक तो अच्छा रहेगा कि कम से कम ये जाएगा और जब बताएगा तो इसकी तो कहानी हो ही जाएगी, और जब कहानी हो जाएगी तो गांव शांति से रहेगा, इससे पिंड छूटेगा। उसने भी सोचा कि ये ज़िंदगी भर तो गांव वाले मुझे गाली है देते रहे हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, किसी की निगाहों में अच्छा नहीं हूँ, तो शायद ये काम करके मैं अच्छा हो जाऊँ। गांव वाले मुझे जिंदा न सही लेकिन सम्मान तो देंगे, उनके दिल में तो मैं रहूँगा कि मैं उनके लिए
अपनी शहादत दे दिया, मर गया। तो इसी धुन में वो निकला और सोचता सोचता जा रहा था कि क्या करें, कैसे करें कि मेरी जान भी न जाए और ये बात भी हो जाए। दरबार में पहुंचा तो राजा ने पूछा कि हाँ बताओ, हाथी का क्या हाल है। उसने कहा महाराज, हाथी बहुत अच्छे से है, बहुत सुखी है, बहुत। राजा प्रसन्न हुआ। तो फिर आए क्यों? तो उसने कहा कि महाराज एक दिक्कत थोड़ी सी है कि 2 दिन से हाथी जो है वो जग नहीं रहा, सो रहा है। सो रहा है? बोले हाँ महाराज, हम लोग ड्रम वम भी बहुत सारा बजवाए वहाँ, ढोलक वोलक नगाड़ा वगैरह, लेकिन उठा नहीं वो। का क्या मतलब? कहना महाराज यही नहीं है, वो हिल डुल भी नहीं रहा, खाना भी नहीं खा रहा है, और सच पूछिए तो 2 दिन से तो आँख भी नहीं खुली, और महाराज उसके जब जाकर करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सांस भी नहीं ले रहा है। अरे तो क्या हाथी मर गया? उसने कहा महाराज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो भगवान आप ही कह रहे हैं कि हाथी मर गया, मैंने तो ये नहीं कहा कि हाथी मर गया। राजा के बात समझ में आ गई। उसने कहा ये बहुत प्रतिभाशाली युवक है, इसने अपनी बात भी कह दी और वो बात भी कह दी जो मैं नहीं सुनना चाहता था। उसने कहा तुम जैसे लोग तो मेरे दरबार में रहने चाहिए, क्योंकि दूध बनाकर भेजने के लिए ऐसे ही लोग उपयुक्त होते हैं जो अप्रिय से अप्रिय बात को भी ऐसे ढंग से कह सकें कि किसी को ठेस न पहुँचे। तो क्या ऐसी प्रतिभा हम सब में है, या हम इतना सोचते हैं कि हमें किसी के सामने कोई सत्य कहना है जो उसके लिए प्रिय न हो तो कैसे कहें? इस काम में एक महारत हासिल थी। इंग्लैंड के एक गुजरे ज़माने में प्रधानमंत्री हुए हैं बेंजामिन डिज़रायली। डिज़रायली की सिफत ये थी कि वो जूस घर में पैदा हुए थे, और इंग्लैंड तो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला है, तो आप जानते हैं कि कोई जू प्रधानमंत्री हो ये मुश्किल काम है। लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी थी कि वो प्रधानमंत्री हुए और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुए। उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में नाम उनका है जो इंग्लैंड के बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री माने गए। तो बेंजामिन से पूछा गया कि आप में ऐसा क्या हुनर है कि कभी आपके महारानी से कभी टकराव नहीं हुआ। बात यूँ थी कि महारानी से हमेशा जितने भी प्रधानमंत्री होते थे उनसे टकराव हो जाता था, किसी न किसी बात पर असहमति और कुछ न कुछ ऐसा होता था। पर डिज़रायली के साथ ऐसा नहीं हुआ था। डिज़रायली ने कहा कि इसके लिए कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, बात इतनी सी है कि मैंने कभी महारानी को नो नहीं कहा। उन्होंने जब भी कोई बात कहा मैंने यस किया, हाँ हाँ। अब ये दूसरी बात है कि अगर उस काम को मुझे नहीं भी करना हो तो मैं बाद में उनसे संपर्क करता था कि ये काम क्यों नहीं हो सकता, पर मैं पहली बार में जैसे ही उन्होंने कहा मैं यस ही करता था। और जिस बात को मुझे मनवाना होता था, जिस प्रस्ताव को पास कराना होता था, उसके लिए मैं महारानी से ऐसे बात करता था कि जैसे ये बात मेरी नहीं है, ये कभी महारानी नहीं है। किसी समय में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी मीटिंग में उन्होंने ये बात मेरे कान में डाली है, और आज उन्हीं की बात को मैं एक प्रस्ताव के रूप में लेकर आया हूँ। अब महारानी अपने प्रस्ताव को कैसे काट सकती हैं? तो जो लोग बहुत बड़ी पोजीशन पर होते हैं उनका अहंकार भी बहुत बड़ा होता है नेचुरली। इसके पीछे कभी बाद में बात होगी कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन होता है तो ऐसा हो जाता है। अब ऐसे व्यक्ति से आपको डील करना है। आप जानते हैं उस व्यक्ति को तो बदल सकते नहीं, आपको उसी से काम लेना है। अब जब उसी से काम लेना है तो अपने अंदर हुनर तो भरना पड़ेगा, हुनर बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुश्किल ये है कि किसी भी व्यक्ति को अप्रिय चीज़ें पसंद नहीं हैं, और वो जैसा सोचता है अगर उसके विपरीत कोई उससे कहता है तो उसे अच्छा तो नहीं लगता। कम से कम आपने नचिकेता की कहानी तो सुनी ही होगी। वज्रश्रवा जो उनके पिता थे, एक ऋषि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ। अब विश्वजीत यज्ञ में ये होता है कि सभी कुछ दान दे देना है, सभी कुछ अपने को छोड़कर। विश्वजीत यज्ञ क्यों बनाया गया? जिसमें विश्वजीत कहा जा रहा है उसमें सब कुछ दे देना पड़ रहा है, सब कुछ हार जाना पड़ रहा है। शायद ये कुछ समझाने के लिए उस तरह का यज्ञ होता होगा कि विश्व को जीतने का तरीका यही है कि सब कुछ हार जाओ, सब दे दो, कुछ भी तुम्हारे पास न रहे, तो शायद तुम विश्व को जीत सकते हो। तो वज्रश्रवा ने क्या किया? उन्होंने
जितनी मरियल बेकार गाय थी वहीं दान देना शुरू किया। अब नचिकेता ने देखा तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो गलत है, ये तो यज्ञ के नियम के खिलाफ है, ये तो सत्य नहीं है। उन्होंने पिता से कहा कि ये तो उचित नहीं है जो आप ऐसा कर रहे हैं। पिता ने डांट दिया। तब नचिकेता ने कहा कि आप ये बताइए कि चूंकि इस यज्ञ में सब कुछ दान देना होता है, आप मुझे किसे दान देंगे? एक बार बोले, दो बार बोले, पिता आज ही जा गया। उन्होंने कहा तुम्हें तो मैं यमराज को दान दूंगा। पिता ने कहा बेटे को यमराज को दान दूंगा। अब वो तो ऋषि थे, ऋषियों को क्रोध क्यों? उनको तो क्रोध नहीं आना चाहिए था, वो उनका पुत्र था। एक पिता ने पुत्र को ऐसा कह दिया इसलिए कि वो मन की बात नहीं हो रही थी। वो एक ऐसा सत्य उद्घाटित कर रहा था पिता के सामने कि पिता को छोटा महसूस हो रहा था। उन्होंने उसे यमराज को देने की बात कह दी। तो हमारा आपका बॉस तो बहुत करेगा, हमारी नौकरी ले लेगा, यमराज को तो नहीं देगा ना। लेकिन हाँ, इससे ये पता चलता है कि कोई अप्रिय सत्य सुनना नहीं चाहता। पर अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, आप क्रांति करना चाहते हैं, आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो स्टैंड लेना पड़ सकता है। तो तब की बात तो तब है, लेकिन एक सामान्य परिस्थिति में, एक सामान्य जीवन में, एक सामान्य नौकरी में, एक सामान्य व्यवहार में हम क्या इससे बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात, न ब्रयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृत ब्रयात, एषम धर्म सनातनम। सत्य बोलिए, प्रिय सत्य बोलिए, अप्रिय सत्य बिल्कुल मत बोलिए। पर हाँ, असत्य तो कदापि न बोलिए। यही सनातन परंपरा है, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहा, लेकिन कई बार हमारे सामने अलग तरह की चुनौती होती है और तब हमें समसामयिक तरीके से निर्णय करना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके प्रिय बोलिए, अप्रिय बोलने में क्या रखा है।